हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी का पेपर आज का बहुत अच्छा हुआ होगा। और आपका जो पेपर का लेवल देखे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो रिपीटेड क्वेश्चन थे। चलिए आज हम करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। यानी प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो, प्रशंसा। अब जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है ना, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए ये। ठीक है, अब प्रशंसा तो हमारी बाहरी है, प्राथमिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक बिस्किट है। देखो, अब बिस्किट दोगे आप, किस लिए दे रहे हो, क्योंकि उसको भूख लगी है। ये प्राथमिक पुनर्बलक से जुड़ा हुआ है, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। बहुत अच्छा कहना। ठीक है, ये बाह्य है और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बिस्किट है। ठीक है, बिस्किट किससे जुड़ा हुआ, भूख से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है सेकंड है स्कैप फोल्डिंग। सेकंड है स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना किसने दी थी। देखो, थोर्नडाइक ने नहीं दी थी, पोलो ने नहीं दी थी, ये क्लासिकल अनुबंध दिया था इन्होंने। यहाँ देखो, वाइगोत्स्की ने बहुत सारी संकल्पनाएं दी थी, जैसे स्केप फोल्डिंग क्या होता है, सहारा देना। ठीक है, और जेडपीडी की भी संकल्पना किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने दी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पर, वाइगोत्स्की। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। देखो, किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है, के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। किस पर है ये, किस पर है, सकारात्मक मनोविज्ञान है या फिर औद्योगिक मनोविज्ञान या संगठनात्मक मनोविज्ञान है, किस पर है ये, शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रतिच्छेद है। उसके बाद हमारा है ओटिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम, ओटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, ओटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी कैनर ने। किसने की थी, कैनर ने। उसके बाद है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, देखो ग्राफिया जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ या तो क्या आता है, लिखने संबंधी अक्षमता होती है हमारे अंदर, लेकिन यहाँ पर कहीं पर ये नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अधिगम अक्षमता। डिस्ग्राफिया क्या है, एक प्रकार की अधिगम अक्षमता, अक्षमता का। ठीक है, उसके बाद है पुनर्बलन। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावित है। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है, चर अनुपात। ठीक है, ये क्या है, पुनर्बलन की सबसे ज़्यादा प्रभावित है, प्रभावी है। उसके बाद है किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा है, ये कहा है जॉन लॉक ने। किसने कहा है, जॉन लॉक ने। पहले ऐसे भी प्रश्न आता था कि खाली स्लेट या फिर तबुला रस के नाम से कई बार प्रश्न आता था। और जो जॉन लॉक थे वो क्या थे, प्रकृतिवाद के क्या थे, किसको मानने वाले थे वो, प्रकृतिवाद को मानने वाले थे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व माप की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। देखो, मनोविश्लेषणात्मक, वैसे तो यहाँ पर आप जी जैसे आप रीजनिंग में ट्रिक लगाते हैं वैसे लगा सकते हो। देखो, मुक्त शास्त्रीय, शब्द शास्त्रीय, सोपन विश्लेषण, ये सभी क्या प्रक्षेपी विधि हैं। साक्षात्कार यहाँ पर एक प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो साक्षात्कार क्या है, एक मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। उसके बाद है अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, देखो बंडूरा से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। अल्बर्ट बंडूरा से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। ठीक है, मनोलैंगिक ये किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत के लिए जीन पियाजे भी जाने जाया करते और वाइगोत्स्की भी जाने जाया करते थे। तो अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते किसके लिए, सामाजिक अधिगम के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद है मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। मनोलैंगिक विकास की सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, मुख्य क्या बताई थी, मुख्य अवस्था और गुप्तावस्था,
ठीक है, ये बताई थी उन्होंने, शेषावस्था बताई थी। तो यहाँ पर क्या है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था ये किसकी है, ये जीन पियाजे की ने जो 4 स्तर बताए थे संज्ञानात्मक विकास के, उसकी एक स्टेज है। ठीक है, ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है, किस सीमा की ओर संकेत कर रहा। देखो, सबसे पहले आत्म केंद्रण, बच्चा क्या कर रहा है, सूरज उदास है, तो बच्चा सूरज को भी क्या मान बैठा है, एक ऐसी सजीव वस्तु मान बैठा है कि ये भी जैसे हम चलते फिरते हैं वैसे ही सूरज भी चलता है। तो आत्म केंद्रण तो यहाँ हो नहीं सकता। एनिज्म देखो यहाँ पर है, एनिज्म का क्या अर्थ होता है, जैसे एनिज्म होता है, एनिज्म होता है जैसे जीववाद आपने सुना होगा। ठीक है, क्या होता है कि निर्जीव को भी क्या मान बैठना, सजीव लगती है। एनिमिज्म में क्या होती है, जो निर्जीव भी होती है क्या है, सजीव दिखाई देती है। बच्चा, ये कौन सी अवस्था होती है, जो जीन पियाजे जो बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी, दूसरी अवस्था में आता है। ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर जीववाद होता है। उसके बाद है ब्रीफ ब्रोफेनब्रेनर के जैव परिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। किस तंत्र के उदाहरण हैं, ये सभी सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण हैं। ब्रोफेनब्रेनर के जैव परिस्थिति मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन किसके, सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण हैं। उसके बाद है, निम्नांकित में से कौन सी सवालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। PECS क्या है, ये सवालीनता युक्त बालक के शिक्षण की विधि है। उसके बाद है, एक बालक ने पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है। देखो, जो सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई, फ्रायड ने मानव विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें 5 अवस्थाएं बताई थी, मुख्य अवस्था, गुदियावस्था, शेषावस्था और अव्यक्त या सुप्तावस्था या फिर जिनेंद्रिय अवस्था। तो जो इलेक्ट्रा ओडिपस का कंसेप्ट आता है, किस में आता था, शेषावस्था में, जो कि कौन सी स्टेज थी, तीसरी स्टेज थी, जिसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस का कंसेप्ट आता था। जैसे ओडिपस क्या था, माता का प्रति लड़के से प्रेम, यानी लड़के का अपनी माता के प्रति प्रेम होता है, और इलेक्ट्रा में क्या होता है, लड़की का अपने पिता के प्रति आकर्षण होता है। अब यहाँ पर पिता के प्रति आकर्षण है उसके, देखो बालिका का है, तो बालिका का तो ये कौन सा कंसेप्ट है, बालिका ने उसके पिता के प्रति आकर्षण है। ठीक है, तो बालिका का अपने पिता के प्रति है, तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रा ग्रंथि, कौन सा आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रा है माता के प्रति लड़के का प्रेम, और ओडिपस है पिता, लड़की का अपने पिता के प्रति। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रा। ठीक है, उसके बाद है निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है, यानी सही क्या करेगा कि सही उत्तर, बच्चा सही उत्तर देने की ओर बढ़ेगा। तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट, क्या है यहाँ पर, प्रॉम्प्ट सही उत्तर होगा। उसके बाद है मॉडलिंग आधारित है। ठीक है, मॉडलिंग, जब भी मॉडलिंग का जिक्र आए तो किसका जिक्र आएगा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। ठीक है, मॉडलिंग किसका जिक्र आता है, जब भी मॉडलिंग का जिक्र आता है तो किसने फोकस किया था इस पर, अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, उसने बताया था मॉडलिंग प्रतिधारण अवलोकन अनुकरण के द्वारा क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, मॉडलिंग सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ही इसका उत्तर होगा। उसके बाद 18वां है, शेपिंग की संकल्पना किसने दी थी। शेपिंग की संकल्पना किसने दी थी। ठीक है, शेपिंग किसने दी थी, ये स्किनर ने। किसने दी थी, स्किनर ने। ठीक है, उसके बाद है पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन करते हैं। देखो,
ये आप देखोगे तो तीनों लेवल में मिलते जुलते प्रश्न आए हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। ऐसा लगता है जैसे पेपर बनाने वाले ने क्या किया है, कोई टॉपिक उठाया और बार बार उन्हीं में से प्रश्न बनाने का प्रयास किया है, और ऐसा ही हुआ है। स्कीमा क्या होता है, देखो अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण कर लिया है। अब नए स्कीमा का निर्माण कर लिया है तो क्या होता है, अब देखो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए खुद का ढंग क्या होता है, स्कीमा होता है, ठीक है। और समस्या आने पर स्कीमा का प्रयोग कर लेना, उस स्कीमा का प्रयोग कर लेना ही क्या होता है, क्या होता है, आत्मीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे ने स्कीमा संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण कर लिया है। देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा आत्मसातीकरण, ठीक है। इसमें क्या आएगा, आत्मसातीकरण, यानी उसने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जो अपना पुराना स्कीमा था उसका प्रयोग कर लिया है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। देखो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोलबर्ग ने भी दिया था, ठीक है, और पियाजे ने भी दिया था, सबसे पहले दिया था पियाजे ने। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, पियाजे ने दिया था। कोलबर्ग के ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उनको इसने नहीं माना था, ठीक है। उसके बाद है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण कौन सा होगा। आपको पता है कि हमने कोई काम सीखा, हमारे बाधा उत्पन्न कर रहा है तो नकारात्मक स्थानांतरण होगा, सीखने का नकारात्मक स्थानांतरण होगा। उसके बाद है, एक पूर्व सक्रियात्मक सत्र के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है, डैश को पियाजे ने कहा था। क्या कहा था, सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य की क्या करता है, अन्य की क्या करता है, उपेक्षा करता है। तो क्या होता है, सिर्फ मतलब केंद्रीकरण एक ही पर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, केंद्रीकरण, ठीक है। उसके बाद है, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते कि का निहितार्थ है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू क्या नहीं कर सकते, उल्लू तैरना नहीं सीख सकते। निहितार्थ है किसमें है, उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, या फिर अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। सुस्ती से यहाँ कोई और नहीं, जिसका जैसा प्रवेश होता है सब वैसे ही होते हैं। उसके बाद है, शेल्डन के अनुसार, देखो शेल्डन और क्रैसमर से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल में क्वेश्चन उठाए गए हैं। शेल्डन क्रैसमर ने क्या किया था, व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, ठीक है। इन्होंने एक ने 4 बताए थे और एक ने 3 बताए थे। तो इन्होंने बताए थे एंडोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक और क्या बताया था, एक्टोमॉर्फिक। और जो एस्थोमॉर्फिक है ये नहीं बताया था, ठीक है। शेल्डन ने नहीं बताया थे, क्रैसमर ने बताया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, ध्यान भी बिल्कुल होगा, संग्रहण भी होगा और प्रोडक्शन भी होगा, तैयारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है। दृष्टि से हट जाने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है। वस्तु स्थायित्व आपने सुना होगा, कौन सी स्टेज में आता है कि वस्तु स्थायित्व होता है, वो किस में होता है, पहली स्टेज में होता है, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें होता है, आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। इसका उत्तर क्या होगा, आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास का अवस्था नहीं है। ब्रूनर की पूछा है यहाँ पर, किसका पूछा है, ब्रूनर की पूछा। तो ये क्या होगा, एक्रिलिक अवस्था। एक्रिलिक अवस्था किसकी नहीं है, ब्रूनर की नहीं है। उसके बाद है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसके ऊपर सीमा कहलाती है।
यानी क्या करेगा, अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर लेता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। यहाँ पर देखो उसकी ऊपरी सीमा पूछा है। वैसे तो दक्ष व्यक्ति की सहायता से सेल पे यानी किसी का सहारा मिल जाता है उसे स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, और उसकी सहायता से वो कार्य कर लेता है उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उससे ऊपरी स्टेज पूछा है भाई, इसमें डाउट है, इसका उत्तर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ था, बाल विकास का जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने पूरे करवा दिए हैं। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपका क्या होगा, बहुत अधिक फ़ायदा होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।